हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में इसका पेपर देने वाले हैं, तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं। लाइक बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर को हम बताने वाले हैं। वीडियो महातांडव क्लास है, क्योंकि आज का वीडियो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। आपके समाज शास्त्र में ये 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इस बार यानी 2024 में जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ इस वीडियो में 100% आएगा जो मैं प्रश्न बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है कि 100 में से 95 प्लस का मार्क्स अचीव करे सोशियोलॉजी में, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लो। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं इसको भी तैयार कीजिए। ये जो वीडियो है आज उन्हीं के लिए है, और भी जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा वो भी आप लोग देखिए। बोर्ड एग्जाम में आप 100 में से 95 प्लस मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं, चैनल पर नए विजिट करे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू कर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर का यानी एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बहुविकल्पीय में 10 नंबर पक्का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। समाज शास्त्र का सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। यानी जो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है ये किन भाषाओं से हुई, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपका एक सही विकल्प है। तो देखिए का है लैटिन ग्रीक, या खा ग्रीक फ्रेंच, या गा जर्मन फ्रेंच, या घा जर्मन लैटिन। तो जो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता होगा, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसी से लिया गया प्रश्न है। लैटिन ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न 2011, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात, ब्रैकेट में देख सकते हैं लिंग अनुपात लिखा है, क्या है या लिंग अनुपात है कितना है। विकल्प में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन इस स्टूडेंट इसीलिए दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ताकि क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हो और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा जब अभी आपका पेपर होता है तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से मेरी शुरुआत होती है। यानी आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है। तो हम इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रहा हूँ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना और एग्जामिनर का जो कॉपी पर इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े। तो जो दूसरा प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियां, यानी स्त्री पुरुष अनुपात, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं यदि आपने तैयार किया है सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में, क्या है हमारे बताने से पहले कमेंट में आप बता दीजिए कि सर इसका आंसर हमें पता है, ईमानदारी से बताइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है। जो जाति है, देखिए जो आपका समाज शास्त्र है, समाज के ऊपर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर क्या है आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं। किसमें, लाइक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करने को आपको मिलेगा। तो तीसरा जो प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा, अंतः विवाह हो जाएगा। जो जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है, यही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए 5वां प्रश्न है, पूंजीवाद का श्रेष्ठ आलोचक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स को, माल्थस को, एडम स्मिथ को, या वेबर को। तो जो भैया पूंजीवाद के श्रेष्ठ आलोचक माना जाता है या माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का महातांडव क्लास है। इससे पहले हमने जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो वीडियो बनाया था, तो उस पर भी काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर समाज शास्त्र पर वीडियो बनाइए, तो आज का उन्हीं का वीडियो है। देखिए 5वां प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। वर्ष 1985 में, वर्ष 1989,
वर्ष 1992, वर्ष 1996। तो यहाँ पर आपका खा हो जाएगा वर्ष 1989-90, यानी 1989 में जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति यानी अत्याचार जो निवारण अधिनियम पारित हुआ था वो इसी सन में पारित हुआ था। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है, यानी इनमें से कोई एक समुदाय नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये दिमागी क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए घा हो जाएगा, भीड़ जो है भैया देखो, भीड़ के लोग, जैसे मैं एग्जाम्पल थोड़ा दे दूँ आपको, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर कुछ भी समारोह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर कई यानी कई देश नहीं, कहीं राज्य के कई लोग, कई डिस्ट्रिक्ट के लोग तो वहाँ पर आ जाते हैं, तो वो भीड़ मानी जाएगी, ना कि समुदाय मानी जाएगी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, साक्षात्कार का गुण है लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, आमने सामने का वार्तालाप या ये सभी। तो ये भैया साक्षात्कार का जो गुण है ये सभी माना जाएगा, यानी तीनों ये गुण विद्यमान है। 8वां प्रश्न देखिए, भारत में उदारीकरण का क्या परिणाम था? निवेश में वृद्धि, व्यापार में कमी, शिक्षा में ह्रास या विद्युत आपूर्ति में वृद्धि। देखिए 8वां प्रश्न है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा। और भी हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बनाया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर का, क्योंकि कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वहीं पर आपका शुरुआत हो जाता है कॉपी की। और जब आप कॉपी में क्या है, जो फर्स्ट आपका पेज है, सेकंड पेज है, उसमें आप गलत कर देंगे तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है वो गलत जाएगा। और भैया जब गलत जाएगा तो समझ लीजिए काफ़ी नंबर कट देंगे, चाहे आप बीच में चाहे जितने भी अच्छे लिखे हों, लेकिन शुरुआत में आपको सबसे अच्छा लिखना है और सही सही लिखना है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किसने सती प्रथा का विरोध किया था? यानी इनमें से किसने जो है सती प्रथा का विरोध किया था? सभी को पता होगा और काफ़ी बार हमने बताया है, राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, जो कि सती प्रथा का विरोध इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? यानी इनमें से कोई जो 73वां, यहाँ पर देखिए 73वां संविधान से संशोधन से संबंधित है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद या विधानसभा। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा राइट आंसर। देखिए काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जो आपने बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं जितने भी तैयार करा रहा हूँ, आपकी क्वेश्चन बैंक से तैयार करा रहा हूँ, आपकी बुक से तैयार करा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कीजिए, ताकि जो जब भी आए ये याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन बैंक और बुक के अलावा कोई भी अदर सोर्स से आपका पूछा नहीं जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड आपका सारा प्रश्न होगा, उसी बुक से पूछा जाएगा, ना कि अलग। आप पेपर देने जाएंगे, पेपर से जब आप घर पर लौटेंगे तो आप देखिएगा, मिलाइएगा प्रश्न जो आता है, देखिएगा आपका सारा प्रश्न आपकी बुक या आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को तैयार कीजिए, और मैं भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसको भी आप तैयार कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल जा पाए। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, फूट लूज लेबर की संकल्पना किसने दी? तो ये भैया ब्रेबनन, क्या कौन दिया था? का है ब्रेबनन ने दी थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया? वर्ष 1970 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 2000 में या वर्ष 2010 में? तो भैया जो भारत में उदारीकरण जो अपनाया गया था वो वर्ष 1990 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? यानी जो भारत की वित्तीय राजधानी है ये किस नगर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। हैदराबाद को, मुंबई को, अहमदाबाद को या जयपुर को? तो जो भारत का वित्तीय राजधानी नगर कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा 13 का खा हो जाएगा आपका, मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी नगर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, देखिए मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप नोट करना चाहें कॉपी में तो लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, कौन जनसंचार का माध्यम है? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र या इनमें से सभी? यानी कौन जो दूर क्या है जो जनसंचार का संबंध है? तो भैया आप दिमाग लगाएंगे तो इनमें से आपका सभी दूर संचार का संबंध है, इनमें से घाट टिक पर लगा दीजिएगा, इनमें से सभी, यानी दूर संचार भी आपका है,
रेडियो भी भैया समाचार देता है, समाचार पत्र यानी अखबार हो गया रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन, टीवी जो भी हो, तो उससे भी हमारे समाचार पत्र में क्या है, दैनिक जीवन में सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, किस देश में हुई राजक्रांति में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का विचार सामने आया? 15 नंबर प्रश्न देखिए। स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को, मैं जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ, आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी हमें इससे पता चल जाएगी कि आपने किस तरह से तैयारी की है बोर्ड एग्जाम में। जब आप इन सभी प्रश्नों को क्या है हल करके और बिना हमारे क्या है जवाब देने से पहले, आंसर देने से पहले आप बता देंगे, तो उससे हमें तैयारी पता चलेगी कि हमारी स्टूडेंट ने इतनी तैयारी की है बोर्ड एग्जाम में, खासकर समाज शास्त्र में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश में हुई राजक्रांति में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का विचार सामने आया? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या इटली में? तो यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर, यानी खा विकल्प राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12 सोशियोलॉजी का VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र में खासकर ये अति लघु उत्तरीय के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी हम पूरे जो आपकी बुक है, बुक से लिए गए सारे इंपॉर्टेंट क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम आपको तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सी राइट मिल्स कौन थी? ये फर्स्ट जो चैप्टर है आपके, फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया प्रश्न है। देखिए सी राइट मिल्स कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। ये आपके पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया था समाज शास्त्र में। तो इसका आंसर देखिए, सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वो वर्ष 1946 से वर्ष 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या है 1946 से सन 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि USA में क्या है USA में समाजशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। उन्हें समाजशास्त्र के क्या है अभिभाज्य, क्या है समाजशास्त्र के अभिभाज्य, यहाँ पर अभिजात्य सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना पावर एलिट है, जिसमें क्या है पावर, इनकी जो प्रमुख रचना है पावर एलिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जाएगा। पावर एलिट है जिसमें वर्गीय असंतोष की समाज शास्त्रीय व्याख्या की गई है। यानी सी राइट मिल्स कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न देखने में आपको छोटा प्रश्न लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी प्रश्नों के आपकी बोर्ड एग्जाम में डिमांड है। आप लोगों को भी पता होगा, जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में ही, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद में आपका अति लघु उत्तरीय आ जाता है, फिर लघु उत्तरीय, फिर लास्ट में विस्तृत उत्तरीय आता है प्रश्न। तो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे नंबरदार प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा तो उसको आप बना कर लिखिए। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि सी राइट मिल्स ये थे और हमने इस वीडियो में देखा था, इसको हमने पढ़ा था। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। ये आपको समझ में आ गया कि सी राइट मिल्स कौन थे, पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने बता दिया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ये दूसरा प्रश्न है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य, इसका आपको परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने में हमें लिटरली कितने दिन लगे, 15 दिन लगे इस वीडियो को लिखने और बनाने में, क्योंकि महातांडव क्लास है तो 1 से 1.5 घंटे में मिनिमम ये वीडियो जाएगा ही जाएगा। और लास्ट तक देख लेते तो मेरी गारंटी है स्टूडेंट कि आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्या है अच्छे मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा प्रश्न देखिए, तो इनमें प्रश्न का जो हमने बता दिया कि संक्रमण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि
जनसंख्या वृद्धि आर्थिक, यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। क्या है? समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का क्या है? ये अनुसरण करता है, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का तात्पर्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का तात्पर्य ये बताइए। और ये भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसांख्यिकी किससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पर जनसांख्यिकीय है और ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ जनसांख्यिकीय, क्या पूछा जा सकता है? जनसांख्यिकी। ये सारा प्रश्न पूछा था बोर्ड एग्जाम में, यही सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? सिंपल सा प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए 3 नंबर आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको हमने काफ़ी बार बताया। यदि आप हमारे पुरानी स्टूडेंट होंगे और काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं हमारे, तो उन्हें पता होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ। 2011, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है? जो नगरीय यानी शहर वाली जनसंख्या, देखिए 377.11 मिलियन, 377.11 मिलियन। वहीं देखा जाए 31.6% और ग्रामीण जनसंख्या 800 क्या है? 833.08 मिलियन। और ये जो ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। तो ये सारी जो 2011 के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कितनी मिलियन में है और कितने प्रतिशत है, ये बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा हमको आंसर देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, वर्ण से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा है प्रश्न, वर्ण से आप क्या समझते हैं? VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो जाइए फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके हमारे डाउट हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित या कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर शिवम स्टडी नॉलेज, यानी हमारे चैनल का नाम ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल का नाम। जाइए फॉलो कर लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। देखिए वर्ण से आप क्या समझते हैं? सर आप देखिए कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ, देखिए वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। रंग है समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण हमने काफ़ी बार आपको बताया है और काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा कि ये वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 प्रकार के क्या है? वर्ण होते हैं, उनके विभाजन को वर्ण कहा जाता है। हालांकि देखिए, हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है। यानी हालांकि जो ये विभाजित हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, इसमें क्या है? जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग जो है शामिल नहीं है, जो कि जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्धों में पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर बना है। इन्हें कभी कभी पंचम या क्या है? 5वीं श्रेणी भी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें क्या होता है? ब्राह्मण, क्योंकि जो ब्रह्मा जी की मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय क्या होते हैं? छत्र, वैश्य जो होते हैं क्या है? पैर से, और शूद्र, ये सारी जो 4 श्रेणियाँ हैं ये विभाजन यानी ब्रह्मा जी के सारे 4 भागों से क्या है? उज्ज्वलित हुए। उसके बाद में अन्य लोगों से मिलकर बना है। इन्हें कभी कभी क्या है? पंचम या 5वीं श्रेणी भी कहा जाता है। तो वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न है, इतना इसका आंसर आप दे देंगे, 3 नंबर आपको एग्जामिनर भैया दे देगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है? 5वां प्रश्न देखिए, जातिवाद से होने वाले 3 हानियों के बारे में लिखिए। यानी जो जातिवाद है समाज शास्त्र में क्या चलता है? देखिए समाज शास्त्र में आपका जातिवाद, समाज के बारे में, समाज के रीति रिवाज के बारे में, यही सब आपके समाज शास्त्र में पूछे जाएंगे, जो कि सोशियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में आपका पेपर ख़त्म होता है।
100 नंबर के पूर्णांक में आपका सारा प्रश्न होता है। 4 टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, चारों टाइप के हम प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं, यानी प्रश्न सहित उत्तर को बताएंगे। 5वां प्रश्न को क्या है कि इसमें जो जातिवाद की 3 हानियों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जातिवाद की होने वाली 3 हानियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है, इससे सामाजिक, यहाँ पर देखिए, इससे सामाजिक, यहाँ पे देखिए, इससे सामाजिक एकता कमज़ोर होती है। दूसरा है, इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है। और तीसरा है, इससे भ्रष्टाचार को क्या है, प्रोत्साहन मिलता है। ये जातिवाद के होने वाली 3 हानियां हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूं तो जाकर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जातिवाद क्या है, जैसे कि मैं ब्राह्मण जात से हूँ, आप शूद्र हैं, वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, मैंने मान लीजिए। उसके बाद में क्या है, इसमें होने वाली 3 हानियाँ, जैसे क्या है, इससे सामाजिक एकता कमज़ोर होती है, यानी समाज में कई जाति के लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये इस जाति से है, ये नीच जात से, ये ऊंच जात से, तो ये कमज़ोर होता है समाज सबसे पहले। दूसरा है, इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है, यानी एक सामाजिक संगठन होता है तो उसमें कई प्रकार की जाति होते हैं। तो जातिवाद में क्या है, कई प्रकार की जाति होती है, तो सामाजिक जो संगठन होता है उसमें भी क्या है, क्षति पहुंचती है। तीसरा है, इससे भ्रष्टाचार, यानी जो जातिवाद, क्योंकि भैया वो नीच, काफ़ी लोग कह देते हैं कि तुम नीच जात के हो, तुम गिरे जात के हो, तो इससे क्या होता है, वो समाज में क्या है, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, भ्रष्टाचार की अग्नि उसमें उज्ज्वलित होती है, तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये 3 हानियां लिख देंगे, 3 नंबर भैया दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, हुंडी की क्या उपयोगिता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी स्टूडेंट उन्हें पता है, यानी हिस्ट्री जो पढ़ते होंगे क्लास 12 हिस्ट्री को, उनको हमने काफ़ी बार बताया है हुंडी क्या है। देखिए, हुंडी की क्या उपयोगिता थी इसके बारे में बताइए। इसका आंसर देखिए, हुंडी या विनिमय, इसको स्टूडेंट लिखना चाहे कॉपी में तो लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिख लेंगे। देखिए, जो आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में होता है, क्या होता है, थोड़े बड़े में आंसर होता है, लेकिन इसकी जो शब्द सीमा है, यानी 25 शब्दों से ऊपर ज़्यादा ना जाए, न ज़्यादा नहीं, यानी 25 शब्दों से नीचे तो बिल्कुल भी ना आए, 25 शब्दों से ऊपर जाए, लेकिन आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, जितना उचित हो उतना ही लिखिए बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए हमने क्या है, इसको काट पीट कर, यानी जो इंपॉर्टेंट भाग है उसी को हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उस तरह से देखा जाए तो बुक में आपके काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जैसे हुंडी के बारे में पूरी आपकी क्या है, एक पेज में तो पूरा वही आपको लिखना पड़ जाएगा, लेकिन उतना आपको नहीं लिखना है। आप देख सकते हैं, इसको लिख लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर देखिए क्या है, हुंडी या विनिमय का विल, हुंडी या विनिमय का विल ब्रैकेट में लिखे, जो कि एक कर्ज पत्र की तरह था, ब्रैकेट बंद, विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इसे व्यापारी लंबी दूरी की, यानी जो व्यापारी होता है, इसे लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। चूँकि व्यापार प्राथमिकता में अक्सर समुदायों की जाति, क्या है, चूँकि जो व्यापार प्राथमिकता में अक्सर समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में ही होता था, इसलिए देश में किसी एक कोने में, क्या है, इसलिए जो देश है किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी की गई हुंडी दूसरे कोने से व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती है, इसको हुंडी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम क्या समझते हैं, यूपीआई। प्रेजेंट टाइम में जो है यूपीआई पेमेंट ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि जिसके पास कैश नहीं होता वो मोबाइल से क्या है, तुरंत एक सामने वाले से क्या, जो जैसे सामने वाले से जो भी सामान लेता है और उसको पैसे देने होते हैं, तो सामने वाले से क्यूआर कोड लेता है, नहीं तो उसका नंबर लेता है और उसके सामने क्या, उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। सेम इसी प्रकार से पुराने ज़माने में हुंडी चलता था, जो कि एक व्यापारी द्वारा क्या है, ये हुंडी जारी होता था और दूसरे व्यापारी क्या है, उसको ग्रहण करते यानी स्वीकार की जाती थी। तो हुंडी की क्या उपयोगिता थी इसके बारे में हमने बता दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए 7वां प्रश्न, देखिए आप पूर्व ग्रह, और 7वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूरे बुक से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, चाहे एक ही चैप्टर से, यानी याद रखिएगा, चाहे एक ही चैप्टर के एक ही प्रश्न हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हों। फिलहाल हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है काफ़ी, यानी 30 प्रश्नों को क्वेश्चन विथ आंसर का बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या है, काफ़ी अच्छे अंक लाना चाहते हैं। 7वां प्रश्न है कि आप पूर्वग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा,
तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पूर्वग्रह एक क्या है, पूर्वग्रह जो है पूर्वग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थ क्या है, इस शब्द का जो अक्षरश अर्थ है ये पूर्व निर्णय है, अर्थात वो धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों की जगह सुनी सुनाई क्या है, बातों पर आधारित होती है। यहाँ पर आप देखिए कि जो आप पूर्वग्रह यानी इसके बारे में, यानी हमारे जैसे लोगों के बारे में, जैसे आप हैं तो आप क्या पूर्वग्रह और अन्य किस्म की जो राय हैं, क्या है, अन्य किस्म की जो राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर जब आप पढ़ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप किताब की भाषा में दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। मैं तो पेपर देने जाऊँगा नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, अनुमान लगाया जा सकता है। कोई भैया क्या होता है कोई क्या होता है अंतर्यामी नहीं होता कि वो बता दे कि यही सटीक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका बुक से ही पूछा जाएगा ये तो गारंटी है, लेकिन कहाँ से पूछा जाए ये किसी को नहीं पता है। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे बुक से, तो आपका जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ पता होगा कि भैया ये हमने पढ़ा था, ये इस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, तो आप उसको लिख देंगे, ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए 8वां प्रश्न, देखिए अंतर्विवाह को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्विवाह। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, इसीलिए मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आता हूं, और इन चुनिंदा प्रश्नों को एक लाइक स्टूडेंट जरूर कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो लाइक से कर दीजिए। क्या है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। और जो भी आप कॉमेंट करते हैं कि सर इस पर हमें वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, हम सारे कॉमेंट को रीड करते हैं और सारे को क्या है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो फ़ायदेमंद हो। तो देखिए इसका आंसर देखिए, सामाजिक नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ग व जाति में विवाह करने की क्या है आज्ञा होती है। इस प्रकार एक ब्राह्मण युवक को न केवल ब्राह्मण कन्या से विवाह करना होता है, बल्कि क्या है कान्यकुब्ज कन्या से विवाह करना होता है। देखिए इस प्रकार अंतःविवाह में व्यक्ति अंतःविवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह से विवाह करता है जिसका वो पहले से ही सदस्य है, जैसे जाति। अब जाति के एग्जाम्पल में समझ लूँ, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ अंतःविवाह को कि जाति, जैसे आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए तो यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ण या जाति यानी जैसे मैं क्षत्रिय ब्राह्मण में पैदा हुए तो वर्ण या जाति ये दोनों एक ही हैं, यानी जाति का अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन वर्ण का अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए जैसे क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जैसे कि हमने आपको बताया था दूसरे क्वेश्चन में, चौथे नंबर प्रश्न में कि वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। सेम उसी प्रकार से जाति में कई प्रकार से लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ अलग की जात होते हैं, कोई अनुसूचित जनजाति होती है या अनुसूचित जाति होती है, तो इसमें क्या है विवाह करने की आज्ञा होती है। और इस प्रकार के ब्राह्मण युवक को ना केवल, यानी ब्राह्मण युवक है कोई और ब्राह्मण कन्या है तभी उसका क्या है विवाह करना होता है, बल्कि कान्यकुब्ज युवक और कन्या में विवाह करना होता है, यानी जो कान्यकुब्ज युवक है या कान्यकुब्ज कन्या है उसमें भी विवाह करना होता है। और इस प्रकार के अंतविवाह से व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह से विवाह करता है जिसका वो पहले से क्या है सदस्य है, जैसा कि जाति। और हमने समझा दिया कि अंतर्विवाह होता क्या है, यानी जिस जाति का वो व्यक्ति है उसी जाति में उस कन्या से उसकी शादी करनी होगी, इसी को हम अंतर्विवाह कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 9th नंबर प्रश्न। देखिए पूरा हमने प्रश्न सहित उत्तर को बताना है इस वीडियो में, याद रखिएगा। सारे को क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, खासकर सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 9th नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो क्षेत्रवाद है इनमें हमें किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करना है। तो देखिए क्षेत्रवाद की 2 समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला समस्या क्या है, देखिए
बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में से एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। यानी कहने का तात्पर्य है क्षेत्रवाद, यानी जो क्षेत्रवाद हैं इसमें बार बार नए राज्य, बार बार नए डिस्ट्रिक्ट, यानी क्या है, बार बार नए डिस्ट्रिक्ट को, जनपद को बनाना, जो बार बार नए डिस्ट्रिक्ट को बनाना, तो क्या है इसमें नए नए जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको बनाना, तो इस पर क्या है भारत के जो है एक उस राज्य की अखंडता पर नकारात्मक, यानी क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, जो नया जो वो बनता है, क्या है जो नए राज्य बनते हैं, जो नया राज्य का निर्माण होता है उसका क्या है, उस पर वृद्धि का क्या है, उसके सामने गठन विकास दर में क्या है अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई होगी। ये इसमें बताया गया है। ये पहला है क्षेत्रवाद की समस्याएं। दूसरा समस्याएं देख लीजिए क्या है। इतना प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन साफ से आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको दिखने लगेगा। दूसरा जो क्या है समस्याएं, क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर देखिए परिणाम, यहाँ पर ये स्व है, परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय, जो अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के क्या है वायदे, जो क्षेत्रीय विकास के वायदे कर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग वोट बैंक के तौर पर किया जाता है। ये दूसरा क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं। तो ये दो समस्याएं हैं, आप दो समस्याएं इतना लिख देंगे 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। मेरी यही आप लोगों से वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है 10 प्रश्नों को, यानी एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, और 10 प्रश्न आपका अति लघु उत्तर ही होता है। तो 3-3 नंबर का प्रश्न पूछाता है। कितना नंबर का? 3-3 नंबर का। तो 30 नंबर आपको इंस्टेंटली मिल जाए और सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए समाजशास्त्र में, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि इस बार समाजशास्त्र में 95+ हर बच्चे को दिलाएं, 95+ हर बच्चे को दिलाएं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं उसको भी मैं तैयार कराता हूं, और अपने हिसाब से भी मैं मेहनत करता हूं। तो अपने हिसाब से मैं मेहनत करता हूं, आप भी मेहनत कीजिए, साथ में 95+ आपको हम दिलाएंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। शोध विषय सार्वजनिक, जो शोध विषय सार्वजनिक स्थान का उपयोग किसके बारे में है। तो यहाँ पर देखिए ये शोध विषय उन सार्वजनिक स्थानों जैसे कि खुला मैदान, सड़क के किनारे की जगह या पैदल पटरी, आवासीय बस्तियों में खाली पेड़, भूखंड, सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर की गई खाली जगह आदि के बारे में है, जिनका उपयोग क्या है, जिनका उपयोग विभिन्न स्तर से किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप समझिए, कुछ खाली जगहों में तो कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे चलते हैं। जैसे सड़क के किनारे की खाली जगह में क्या है छिटपुट सामान बेचते हैं, यानी छिटपुट सामान यानी किराना का छोटा दुकान खोल लिए या कुछ भी दुकान खोले, यानी अपना कोई बिजनेस, यानी छोटा लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शोध विषय। शोध विषय के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग कि किसके बारे में है, कि कौन सा उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जब आप समझेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पूरा हमने बता दिया है। इतना ही आपको लिखना है। और स्टूडेंट यदि आप जब पढ़े होंगे, यानी पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा होगा आपने, तो क्या होगा जब प्रश्न आएगा तो आपने पढ़ा है भैया, तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा, अपने क्वेश्चन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन का मीनिंग, उस क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में जब मैच होगा तो नंबर आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। तो सबसे पहला परिवर्तन देखिए, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एक रूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला, जो अंततः भारतीय राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज है, इनकी जो 2 परिवर्तन हैं वो कुछ इस एक प्रकार से ये परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन मैं दिखा दूं आपको क्या है। देखिए थोड़े बड़े में क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादा बड़े में नहीं देना, यानी 50 शब्द से आपका नीचे ही होना चाहिए। 25 शब्दों से ऊपर, 50 शब्द से नीचे। 3 नंबर का प्रश्न है,
एक ही प्रश्न में तो आपको बाझे नहीं रहना है, यानी एक ही शब्द प्रश्न को तो आपको करना नहीं है, और भी प्रश्नों को करना है, तो समय के हिसाब से कीजिए। और मैं आपको एक जोरदार तरीका बताता हूँ जिससे क्या है, आप बोर्ड एग्जाम में अपने समय से पहले ही आप बोर्ड एग्जाम में पेपर को कंप्लीट कर देंगे, यानी सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे अंक भी आएंगे उस सब्जेक्ट में। क्या कीजिए, आप घर पर ही एक शेड्यूल बना लीजिए। हर हफ्ते क्या है, हर हफ्ते आप क्या है, एक वीक में जैसे संडे आपका एक दिन खाली होता है, संडे दिन आपकी छुट्टी होती है पढ़ाई की, स्कूल की छुट्टी भी, तो संडे में क्या एक टाइमर लगा लीजिए, सामने घड़ी में टाइमर लगा लीजिए 3 घंटे 15 मिनट का। और इसी से एक क्या है, अपनी कॉपी में, उसी से एक कॉपी में अपने क्या कीजिए, टाइमर लगा लीजिए। मॉडल पेपर आपकी बुक के पीछे दिया होता है, उस मॉडल पेपर के हिसाब से सारे क्वेश्चन को आप करना बैठ जाइए। हर हफ्ते ये कीजिए, मेरी गारंटी है कि हर हफ्ते के बाद में आपका एक शेड्यूल बन जाएगा कि 3 घंटे से पहले ही आप क्या सारे क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे और पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये भी हमने भी अपने समय में, यानी जब भी हम पेपर देने जाते थे हाई स्कूल इंटर में, तो ये हम करते थे क्या, 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर देते थे, ताकि हमारा एक शेड्यूल बन जाए, रूटीन बन जाए कि भैया पेपर कॉन्सेप्ट क्या है, पेपर को हमें इतने घंटे में ख़त्म कर देना है, यानी सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना है। तो इस तरह से आप भी करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दूसरा देखिए, जो दूसरा परिवर्तन है क्या है, उपनिवेशवाद से क्या है, पाश्चात्य, उपनिवेशवाद से पाश्चात्य, यहाँ पर क्यों होना चाहिए, उपनिवेश के पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे तर्ककृता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसके आधार, यहाँ पर देखिए, इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियों, धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों में सुधार के प्रयास आरंभ हुए। जो कुरीतियाँ, इसमें सुधार के जो प्रयास के हुए, आरंभ हुए। ये है 11 नंबर प्रश्न, और इसका हमने 2 जो क्या है परिवर्तन थे, दोनों परिवर्तन के बारे में बता दिया स्टूडेंट। अगला देखिए प्रश्न 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, यानी आपको यहाँ पर अर्थ बताना है किसका, सामाजिक संरचना का। तो इसका आंसर देखिए, समाज शास्त्रियों के अनुसार, यानी जो समाज शास्त्री हैं उनके अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतह, क्या है, लोगों की संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा क्या है परिभाषित, यहाँ पर देखिए परिभाषित और नियंत्रित यहाँ पर देखिए नियंत्रित किया जाता है। ये सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना यानी समाज शास्त्री के हिसाब से भी बताया गया है कि जो समाज शास्त्री अपने अनुसार इसका परिभाषा दिए हुए, यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताएंगे। जो आधुनिकीकरण है इनकी हमें 3 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें नगरीकरण में वृद्धि, जो इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। तीसरा है, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में क्या है वृद्धि होती है। तो ये आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं। इसका आंसर हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न। देखिए जनतंत्रिका, देखिए सारा प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट याद रखिएगा, लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए हमने एक सरप्राइज भी रखा है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया हुआ है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, खासकर सोशियोलॉजी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल कर देंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, जनतंत्रिका राजनीति से आप क्या समझते हैं, यानी इसका परिभाषा देना है। तो इसका आंसर देखिए, जनतंत्रिका राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आय क्या है, जिसमें
आप लोग जनता, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जनतंत्रिका का है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर चुनाव है, पर्टिकुलर चुनाव में जैसे कि हम अब चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव में क्या है उस जाति को क्या है उस सीट को नहीं उपलब्ध है, तो हम किसी और पर अपने स्थान पर किसी और को खड़ा देते हैं, लेकिन प्रधान हम ही कह जाएंगे, यानी अपने प्रत्याशी को हम खड़िया देते हैं। तो क्या होता है वो भी चुनाव पाएगा और उसी के आधार पर क्या है प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं तथा बहुमत प्राप्त करते हैं, यानी भारी वोटों से जीतते हैं, वोट जो देते हैं और सरकार वाला दल सरकार का गठन करता है, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का सरकार गठन करता है और उस जगह का वो क्या होता है प्रधानमंत्री, उस जगह का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो वो जो प्रधानमंत्री, प्रधान, गांव का प्रधान सभा या जिला पंचायत, आप लोगों ने सुना होगा गांव में काफ़ी बार होता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं 14 नंबर प्रश्न में। उसके बाद में देखिए 15 नंबर, समाज में कानून की क्या भूमिका है। समाज में जो कानून है, कानून काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो इसमें कानून कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुलिस कानून, उसके बाद में क्या है जिला कानून और जो भी सारी कानून होते हैं, ये कानून की क्या भूमिका है इसके बारे में हमें बताना है। तो आंसर देखिए, कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित, यहाँ पर देखिए सार्वजनिक जो व्यवहार है इसको प्रभावित करने के मामले में कानूनों को जो सफल होने की अधिक संभावना है। उसके बाद में जैसे धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य चेतावनी सहित कई उपायों का उपयोग किए जाते हैं। समाज में कानून की क्या भूमिका है इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, क्या है भारत देश आज़ाद हुआ था और इसमें क्या है भारतीय क्या है जो 1947 के बाद में जो स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय ग्रामीण समाज है इसमें आए जो कुछ प्रमुख बदलाव हमें बताना है। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देंगे कि स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ था, फिर हम आपको पॉइंट के हिसाब से समझाएंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए स्वतंत्रता काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाइन यहाँ पर है, सामाजिक संबंधों की प्राकृतिक में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। क्या है हरित क्रांति लागू हुई, ये बदलाव निम्नवत हैं। क्या है हरित क्रांति लागू हुई और जो ये बदलाव है वो निम्नलिखित है। देखिए कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला क्या है, देखिए गैर कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। दूसरा है भुगतान में समान, जैसे ब्रैकेट में अनाज के स्थान पर नगद भुगतान करना। तीसरा है पारंपरिक बंधनों में इस क्या है पारंपरिक जो बंधनों हैं इसमें स्थिरता अथवा भूस्वामी एवं किसान के कृषि मजदूरों ब्रैकेट में जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते हैं कि मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना। चौथा है मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। ये कुछ 4 प्रकार के हमने क्या है ग्रामीण समाज में आए बदलाव के कारण बताए हैं। 3 नंबर का प्रश्न है तो इतना ही आप लिख देंगे, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हमें ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं, सबसे पहली विशेषताएं देखिए, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। जो गांव के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य क्या है व्यापार कृषि ही होता है। कृषि के आधार पर वो अनाज उगाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको बेचते हैं, उसको क्या है बेचते हैं, फिर उनको पैसे मिलते हैं। तो उन्हीं के आधार पर क्या है गाँव के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, समझ लीजिए। दूसरा है ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ये 2 क्या है मुख्य विशेषताएं जो कि ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए है। ये दूसरा प्रश्न था, 3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, अलगाव से आप क्या समझते हैं। अलगाव से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए, मार्क्स के अनुसार वो स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते उनकी उत्तरजीविता क्या है, जो अपने कार्य से क्या है प्रसन्न नहीं होते उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है, अलगाव कहलाती है। क्या है
ये अलगाव कहलाती है। यानी अलगाव के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए अलगाव सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मार्क्स के अनुसार वो स्थिति क्या है, वह स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। जैसे कि वो कृषि कर रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि एक किसान है, पर्टिकुलर किसान, वो कृषि क्या है करता है और उसको क्या प्रसन्न नहीं होते उस कृषि से। उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है, वो अलगाव कहलाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 प्रश्न बता दिया है हमने, खासकर किसके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, क्लास 12 सोशियोलॉजी के। और 18 प्रश्न का क्या प्रश्न सहित आंसर को हमने बताया है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने क्या है चुनिंदा प्रश्नों को बताया जो इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा पूरे बुक से ही लिया गया है, आपके कहीं बाहरी प्रश्न नहीं है, आपके बुक में ही मिल जाएगा, जाइएगा ढूंढिएगा तो मिल जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि पेपर में जब प्रश्न आएगा और आप देखेंगे कि हाँ ये तो हमने देखा था, इसको हमने तैयार नहीं किया था, सर ने बताया था, तो बाद में आपको वहाँ पर पछताना पड़ेगा। तब भैया वही कहा जाएगा कि जब पछताए से होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसको तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है, अगला टॉपिक क्या आ जाता है स्टूडेंट। अब हमारा आ चुका है क्लास 12 समाज शास्त्र का, यानी समाज शास्त्र का महातांडव क्लास चल रहा है। तो क्लास 12 समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम बताएंगे। याद रखिएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, शुरुआत में हमने आपको क्या बताया था, शुरुआत में हमने ये आपको बताया था कि महत्वपूर्ण, हम क्या बताएंगे, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर भी बताएंगे। सारे प्रश्न को हम प्रश्न सहित उत्तर आपके सामने लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है, ताकि जो समाज शास्त्र में कितने नंबर का, ये 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है समाज शास्त्र में, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है समाज शास्त्र का। देखिए जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। जो बुनियादी तर्क है इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। और संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है, इसके बारे में बताना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़े में क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है। आपको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो सकता है लेकिन इसका आंसर बड़ा नहीं होगा। 50 शब्दों में इसका एक प्रश्न का रिक्वायरमेंट होता है, यानी बोर्ड एग्जाम में 50 शब्द से ऊपर जाए, नीचे ना ही मत आना चाहिए, न ज़्यादा ऊपर जाए न ज़्यादा नीचे आए। 50 शब्दों में इसको एक आंसर देना होता है लघु उत्तरीय का। तो इसका आंसर देखिए क्या है, एक नंबर प्रश्न का, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से क्या है जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करते हैं। अब देखिए जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अब देखिए ये प्रश्न क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर क्या प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। हाँ भैया पूछा जा सकता है, मैं दिखा दूँ कि प्रश्न किस तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और एक भी आपका डाउट बचे ना और काफ़ी अच्छे अंक आप लेकर आएँ। क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, लेजेंड स्टूडेंट हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है, इसके बारे में बताइए। अब ये है, अब देखिए यहाँ पर अथवा लगा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अथवा लगा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वहाँ पर वर्णन करना था, यहाँ पर आपको व्याख्या करना था। देख सकते हैं 2020-2023 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इस सब का निचोड़ एक ही होगा, यानी एक ही होगा, चाहे जो भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाए। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो ये इसका प्रश्न बता रहा हूँ, एक ही होगा, चाहे जो भी प्रश्न पूछा जाए, सब पर आप ये प्रश्न का आंसर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का अभिप्राय है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। देखिए कौन कौन सी आधारभूत अवस्थाएं, जैसे पहला है प्राथमिक अवस्था। अब प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा, क्योंकि समझेंगे आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए प्राथमिक अवस्था जिसको हम अल्प विकसित देश कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे पहला के रूप में है कि ये देश क्या है, ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप में पिछड़े होते हैं।
कौन? ये वाले, पहला वाला। उसके बाद में इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है और इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो समाज है यानी प्राथमिक अवस्था जिसको हम अल्प विकसित देश कहते हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, इसमें जन्म दर क्या है, उच्च होती है, क्योंकि लोग क्या है छोटे परिवार में होने वाले लाभों को अनभिज्ञ होते हैं। और इस देश में क्या है, मृत्यु दर भी उच्च होती है जैसे प्राथमिक अवस्था में है। उसके बाद में क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा जनसंख्या कम होती है। ये है प्राथमिक अवस्था। दूसरा है आपका द्वितीयक अवस्था में, जिसको हम विकासशील देश कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि जब ये प्रश्न आएगा यानी जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका विस्तृत उत्तरीय में आ गया तो यही कॉन्सेप्ट कीजिएगा। अब देखिए जैसे इसमें दूसरा वाला दिया है कि द्वितीय अवस्था विकासशील देश, तो इसके बारे में क्या आपको थोड़ा थोड़ा आगे भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ दूसरा क्या है कि द्वितीयक अवस्था क्या है विकासशील देशों में। इनमें क्या है कि इन देशों में जो जन्म दर तथा मृत्यु दर है, दोनों का ही स्तर क्या है, बहुत ही ऊंचा होता है। क्या है, बहुत ही ऊंचा होती है। और इसमें क्या है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं क्या है, उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पर उपलब्ध भी नहीं होती तथा जनसंख्या कम होती है। यहाँ पर भी वही सारी सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पर फ़र्क कितना है कि इसमें क्या है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर बहुत ही ऊंचा होता है। यह है द्वितीयक अवस्था यानी विकासशील देश में। तीसरा क्या है, तृतीयक अवस्था। क्या है तृतीयक अवस्था में, जिसको हम विकसित देश कहते हैं। ये अल्प विकसित देश है, ये विकासशील देश है और ये विकसित देश है। अब विकसित देश में क्या होता है, मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। जन्म दर कम होती है, इसमें क्या होता है, जो है विकसित देश में जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में कमी होती है, यानी वहाँ पर मृत्यु जो होती है वो कमी होती है तथा जनसंख्या कम होती है। यानी दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है, न जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी न ज़्यादा मृत्यु दर होगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में देखो जो प्रश्न ये पूछा गया था कि संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों होती है, इसके बारे में भी इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, संक्रमण की अवधि पिछड़ापन, जिसको हम क्या कहते हैं, पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच अवस्था। इसका आंसर देखिए, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा मृत्यु दर में कमी आती है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। पहला प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, इतना ही आपको लिखना है, ये पहले प्रश्न का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है हमारा। देखिए दूसरा प्रश्न आ चुका है, जाति व्यवस्था में पृथकीकरण। क्या है, जाति व्यवस्था में पृथकीकरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है, इसका आंसर देखिए। 6 नंबर का आपका प्रश्न है, ये 6 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, शायद 6 प्रश्न पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में, तो इसका आंसर भी आपको इसी तरीके से लिखना है। एक एक पेज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो शब्द सीमा है 50 शब्द में है, 50 शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। और स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो महातांडव क्लास चलाता हो 1 से 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है, वो भी 4 टाइप के। तो आज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, क्योंकि हम आर्ट्स की सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो हमारी नई वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों पर सबसे पहले पहुँचे। देखिए तो इसका आंसर देखिए, जाति व्यवस्था को सैद्धांतिक तौर पर 2 समुच्चयों के मिश्रण के रूप में क्या है समझा जा सकता है। इनमें से क्या है, इनमें विभिन्नता और अलगाव पर आधारित है, और दूसरा संपूर्णता और अधिगम पर। सभी जातियों से अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरी जाति से भिन्न हो। क्या है, सभी जातियों से अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरी जाति से क्या है, वो भिन्न हो। यहाँ पर देखिए, दूसरी जाति से वो भिन्न हो, और इसलिए वो प्रत्येक अन्य जाति से क्या है, कठोरता से पृथक होती हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियाँ, जो समाज की संपूर्णता है, इसमें सभी जातियाँ शामिल होती हैं। अर्थात ये सामाजिक संपूर्णता या व्यवस्था समानतावादी व्यवस्था होने के बजाय समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ क्या क्रम श्रेणी भी होती हैं। तो ये जाति व्यवस्था में, यानी प्रश्न जो पूछा गया था दूसरा, कि जो जाति व्यवस्था में पृथकीकरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है, यही भूमिका है, आप देख सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है जिस प्रकार से हमने लिखा है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका राइटिंग इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग में लिखिए और पॉइंट वाइज हिसाब से लिखिए। क्या है पॉइंट, हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम बताएंगे कि आपको सोशियोलॉजी की कॉपी किस तरह से लिखनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है खुश होकर पूरा नंबर दे, यानी 100 में से 95 प्लस तो कम से कम कर ही दे।
इस प्रकार से हम कॉपी लिखना आपको बताएंगे। वो वीडियो भी जल्द आएगा, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो भी हमारा आएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया था बुक में काफ़ी बड़े बड़े ये क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने काट पीट कर जितना उचित है उतना हम इसको बता रहे हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, दिव्यांगों के लिए किए गए, जो दिव्यांग है दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए कि ये सरकारी प्रयास है, इसकी आपको विवेचना करना है। देखिए 2020 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा तीसरा प्रश्न है। इसमें देखिए कुछ प्रयास जो है कुछ हम पॉइंट के हिसाब से समझाएं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जैसे पहला है जनगणना 2011 में जनगणना 2011 के अनुसार या गणना के दौरान घरेलू अनुसूची के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी सूचना एकत्रित की गई। यानी 2011 में जनगणना हुई थी तो उसमें क्या है, जनगणना 121 करोड़ से अधिक जनगणना उसमें शामिल हुई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 2023 के हिसाब से तो 140 करोड़ से प्लस जनसंख्या क्या है उभरती जा रही है हमारी भारत देश में। चीन के बाद में दूसरा देश था, लेकिन कुछ दिनों से पता चल रहा है कि फर्स्ट पर आ चुका है, लेकिन दूसरे पर देखा जाए तो है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसमें क्या है, जो जानकारी है 2011 की जनगणना के अनुसार कि भैया ये घरेलू स्थान पर क्या है, ये घरेलू स्थान पर दिव्यांग व्यक्ति पाए गए हैं तो उनकी जानकारी क्या है एकत्रित करना। दूसरा क्या है, परिवार के सभी व्यक्तियों से दिव्यांगता पर प्रश्न पूछना कि किस आपका क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ों पर प्रॉब्लम है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा है विकलांगता की स्थिति को पता लगाने के लिए एक फिल्टर प्रश्न शामिल किया गया था, ये होगा तीसरा। चौथा है कवरेज में सुधार के लिए, जो कवरेज यानी दिव्यांगता है कि उनकी क्या हेल्प की जा सकती है, किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, मनी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ें। तो कवरेज में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए जिनमें गणक और प्रचार उपायों के लिए क्या है व्यापक प्रशिक्षण शामिल थे, इसके बारे में बताइए। पांचवा क्या है आपका, गणक को सूचित किया गया था। जो गणक है इसमें क्या है, गणक को सूचित किया गया था कि सूचना एकत्र करने के लिए विकलांग व्यक्तियों से संपर्क करने के अलावा परिवार के अन्य उत्तर जो दायित्वों में भी बात करें, जो उत्तर यानी परिवार के उस सदस्य से बात करें। 6 हमारा जनगणना अनुसूची में विकलांगता पर प्रश्न का स्थान बदल दिया गया था। तो ये आपका 6 कॉन्सेप्ट है। यदि आपका ये प्रश्न पूछा जाए कि दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए तो बोर्ड की कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। हमने रेड पेन का यहाँ पर यूज किया है, लेकिन वहाँ पर आपको इसका नहीं यूज करना है। आप ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। तो इसी प्रकार से एक एक पॉइंट यानी एक जैसे 3 नंबर का हमने ये इस प्रकार से लिख दिया है, 4 नंबर में इस तरह से लिख दिया है, और इसी तरीके से हमने भी लिखा था। और कॉपी में भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है। कॉपी में थोड़ा अच्छा से बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर होते हैं वो किस तरह से कॉपी लिखते हैं और हम लोग किस तरह से कॉपी लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग क्या है मिनिमम उसी तरीके से लिखता है, लेकिन जो टॉपर लिखता है टॉपर कुछ अलग तरीका करता है। क्या है, टॉपर कुछ अलग करता है तभी वो ज़्यादा नंबर लेकर आता है कॉपी में। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो बच्चे में पढ़ने में क्या है अच्छा पढ़ने में होता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जो है पढ़ने में अच्छा है उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस सब्जेक्ट में क्या है वो कम नंबर पाएगा। लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी और पढ़ने में क्या है वो मीडियम है, जैसा कि पढ़ने में आप लोग मीडियम हैं या पढ़ने में आप तेज़ हैं, राइटिंग आपकी बैठ रही है तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट आता है, और आप कमज़ोर हैं और राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही है तो समझ लीजिए आपका नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटिंग की काफ़ी आपकी अहमियत होती है। जो राइटिंग है, राइटिंग की बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अहमियत होती है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए 2020, 22 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था समाजशास्त्र में कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, यानी यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। और भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है इसके बारे में भी देखिए। इसका आंसर देखिए, सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है कि बड़े राष्ट्रीय, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है इसमें तात्पर्य है कि बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि द्वारा परिभाषित समुदायों की उपस्थित पहचानों की बहुलता अथवा अनेकता,
यहाँ पर देखिए, भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश कहे जाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। कुछ कारण भी हमने बताया, जैसे पहला है, भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में क्या है, विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है भारत हमारा। दूसरा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ के 100 करोड़ यानी 100 यानी यहाँ के 100 करोड़ यानी यहाँ पर देखिए 100 करोड़ को यानी 100 करोड़ का 1 अरब कहा जाता है। तो यहाँ के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग क्या है, कुल मिलाकर 1.632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोली जाती हैं। 1.632 भिन्न भिन्न भाषाएं और भी बोली जाती है हमारे भारत में। उस तरह से देखा जाए तो 18 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर किताब भाषा में कुछ अलग ही दिया है। तीसरा देखिए, अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग क्या है, अन्य जो प्रमुख धार्मिक है इसमें जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लगभग 2.3%, सिख हैं 1.9%, और जो बौद्ध काल के 0.8% और जैन 0.4% के लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो ये भारत के अत्यंत जो विविधतापूर्ण देश क्यों कहा गया है, इसके बारे में है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, इसी तरीके से आंसर देना है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये आपका NCERT का प्रश्न है, 2023 यानी पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। आपको थोड़ा बड़ा प्रश्न लग रहा हो, लेकिन बड़ा प्रश्न है, हाँ माना मैंने बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर जो है थोड़े में ही देना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट ये प्रश्न को देखकर घबरा जाते हैं, तो भैया घबराना नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, और जब प्रश्न का आंसर आप सार समझ लेंगे तो इसका आंसर आपको देने में बड़ी ही आसानी होगी। आंसर देखिए क्या है, भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। जो औपनिवेशिकता है इसकी देन है। यहाँ पर देखिए, उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। इस तरह के जो अंत विरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। भारत में उपनिवेशवाद ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन, विधि व्यवस्था, राजनीतिक जीवन और संविधान, उद्योग जैसे कृषि, नगर एवं गांव आदि पर गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजी भाषा के बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट किसका है, जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 5वां प्रश्न का आंसर है, और इतने में आपको लिखना पड़ेगा। राइटिंग में लिखिएगा, राइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखता कि आपने कितना लिखा है, किस तरह से लिखा है, वो देखता है राइटिंग आपकी किस तरह से है, और जो जितने में प्रश्न पूछा गया है उतने में लिखा है या ज़्यादा बड़े में लिख दिया है। भैया ज़्यादा बड़े में लिखेंगे तो उतना नंबर आपको दिया जाएगा, छोटे में लिखेंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा। फ़र्क इतना है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। और ये भी यदि आपने स्टूडेंट वो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से गलती करें, यानी जो भी गलतियां करते हैं 5 स्टूडेंट क्या है, बोर्ड एग्जाम में 6 गलतियां मत करना। हमने बताया है 6 गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको गलतियाँ करने से रोकेगी। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इस पर हमें क्या है, एक टिप्पणी लिखना है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने आप ही लोगों के लिए मेहनत करके ये सारी वीडियोज़ लेकर आया हूँ, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और आपकी डिमांड के लिए। महातांडव क्लास इस समय हमारा सीरीज चल रहा है, हर सब्जेक्ट का महातांडव क्लास लाना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन एवं टिप्पणी लिखिए, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न अंगों में होने वाला परिवर्तन है। जैसा देखिए पहला है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों के परिवर्तन से संबंधित क्या है, विभिन्न संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन
कुछ और कॉन्सेप्ट है। और उससे पहले मैं बता दूं, आपने ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम आपको वहाँ से बताते रहते हैं। और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और वेबसाइट भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने काफ़ी फ्री में नोट्स दिए हुए हैं, तो जाकर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स दिए हुए हैं। आप नहीं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। और वहाँ पर आप फ्री में पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर। फिलहाल हम कुछ दिनों में और भी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, तो नहीं ज्वाइन किया है तो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा क्या है, हमारा वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट शिवम स्टडी नॉलेज का। और चैनल का भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। ज्वाइन क्या है, आप हमारे टेलीग्राम भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी 6 नंबर का पहला आपको समझ में आ गया अंग। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, अभौतिक संस्कृति के विभिन्न, अभौतिक जो संस्कृति इसमें विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से आते हैं। ये दूसरा होगा। तीसरा है हमारा, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की उपज है। चौथा है, सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होना सदैव आवश्यकता नहीं होता है, यद्यपि इसकी संभावना आवश्यक की जा सकती है। क्या, यद्यपि इसकी संभावना जो है आवश्यक की जा सकती है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या है हमारा। देखिए 7वां प्रश्न भी आ चुका है। औपनिवेशिक भारत में जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले साल भी शायद पूछा गया था, खासकर जो लघु उत्तरीय के प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, भारत में अंग्रेजों के आगमन काल से ही, भारत के अंग्रेजों आगमन काल से ही जमींदारी प्रथा का उदय होने लगा। अंग्रेज शासकों का विश्वास था कि वे भूमि के स्वामी, और क्या है, भूमि के स्वामी हैं। क्या है, जो अंग्रेज हैं वो भूमि के स्वामी हैं और कृषक उनकी प्रजा है। उन्होंने जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भागों, क्या है, कर्नाटक के उत्तरी भागों में लागू किया। जमींदारी व्यवस्था में स्थानीय, यहाँ पर देखिए जो जमींदारी व्यवस्था है, यहाँ पर देखिए जमींदारी व्यवस्था को स्थानीय राजा या जमींदारी भूमि पर नियंत्रित रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर, किसान अथवा कृषक जो है उस भूमि कार्य करता था, वो फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारी द्वारा किया, क्या, जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया। जमींदार जो ब्रिटिश के लोग आए, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में जमाए, तो इन्हीं जमींदारी व्यवस्था से क्या है उनका, जैसे कि अब वो एक, जैसे एक पर्टिकुलर उनको ज़मीन दे दिया जाता था, उन पर आप मेहनत कीजिए, उसमें फल क्या है, फसल उगाइए, तो उनका क्या कुछ भाग उन किसानों को भी दे दिया जाता था। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 7वां प्रश्न भी बता दिया है, खासकर किसका, समाजशास्त्र का। तो स्टूडेंट यहीं तक वीडियो था हमारा, किसका, महातांडव क्लास का यहीं तक वीडियो था, खासकर जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने लघु उत्तरीय का प्रश्न क्यों नहीं बताया, ये लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर क्यों नहीं बताया। तो यदि आपने स्टूडेंट हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने क्या है टॉपिक बताया कि इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया है, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हमने उसमें बताया है, और विस्तृत उत्तरीय का भी प्रश्न बताया है। नहीं देखा, जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। और इसके बाद में स्टूडेंट उसमें भी हमने बताया कुछ इंपॉर्टेंट, क्या है, लघु उत्तरीय, उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताया कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसका जब हम स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आते, तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो लिटरली बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि उसका एक प्रश्न का आंसर, क्योंकि आपका 10 नंबर का या 8 नंबर का समाजशास्त्र में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके एक प्रश्न का आंसर कितने में आता है, 250 से 300 शब्दों में। तो जब उसका हम इस पेज में लिखते तो 4 से 5 पेज में सिर्फ एक प्रश्न आता, तो काफ़ी लिटरली वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आप उस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो उसको भी देख लीजिए, और हमने अलग से भी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाया, नहीं देखा है चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जाइए देखिए चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, और उसका क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद में आपकी बुक में उसका आंसर मिल जाएगा, उसका आंसर आप ढूंढ कर
याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट उसमें हमने तरीका भी बताया कि इंपॉर्टेंट जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है किस तरह से याद कर सकते हैं। फिलहाल आज का स्टूडेंट वीडियो यहीं तक था, साथ हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 प्रश्नों को बता दिया है। कितने? 7 प्रश्न को। उसके बाद में 18 प्रश्न को हमने बताया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। 18 प्रश्न सहित उत्तर को बताया है, जो कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, ये मेरी गारंटी है, याद रखिएगा। समझ में आया? उसके बाद में देखिए 15 प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया, क्योंकि 15 प्रश्न ही हमने बताया है, और भी प्रश्नों का वीडियो हमने बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। 30 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने भी बनाया हुआ है, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज का ये महातांडव क्लास समाप्त होता है, यहीं तक था वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और इसको लिखने में यदि आपको लगा हो कि मेहनत हमने किया है और कुछ आपको वैल्यू दी हुई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और इसमें हमने 3 तरह के प्रश्नों को बताया है, विस्तृत उत्तरीय वाला प्रश्न नहीं बताया है, इसका आपको क्या है हमारे चैनल पर मिल जाएगा।